हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉन्वर्सेशन। सो इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। ये थर्ड चैप्टर है आपका कमर्शियल एप्लीकेशंस की बुक का, क्लास 9th। तो इससे पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ा था। तो ये दोनों जो ओनरशिप स्ट्रक्चर्स हैं ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंडर की थी। हुआ क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस में बहुत सारे डीमेरिट्स थे, डिसएडवांटेजेस थे। तो जो प्रॉब्लम्स उन बिजनेस में फेस होती थी उनको ओवरकम करने के लिए, उनको हटाने के लिए एक और नई ओनरशिप स्ट्रक्चर बनाई गई जिसका नाम रखा गया पार्टनरशिप। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा था, सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस में एक ही मैनेजर होता था। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो वो सोल प्रोप्राइटर ही था, एंड जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस में जो करता होता था मैनेजमेंट का काम केवल उसी को देखना होता था। तो एक सिंगल पर्सन के लिए मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था बिजनेस को, क्योंकि धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करना शुरू कर गया। ठीक है, तो क्या हुआ, अब ये सोचा गया कि अब एक से ज़्यादा लोग आएंगे, एक से ज़्यादा लोगों का ग्रुप बनेगा और वो उस बिज़नेस को मैनेज और कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और ओनर बनेंगे उस बिज़नेस के। तो यही जो नई स्ट्रक्चर बनी इसे ही पार्टनरशिप बोला जाता है। तो वैसे जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन, वो ये है कि पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन of two or more persons who agree to carry on a business jointly and share the profits and losses। देखिए, पार्टनरशिप की ये डेफिनेशन है। पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब है, एसोसिएशन का मतलब होता है एक ग्रुप। ठीक है, ग्रुप होता है एसोसिएशन का मतलब। वॉलंटरी का मतलब है कि आप अपनी इच्छा से इस ग्रुप में आओगे एंड आप अपनी इच्छा से इस ग्रुप को छोड़ भी सकते हो। ठीक है, जिसका मन करेगा उस वही एक ग्रुप बनाएगा, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। वॉलंटरी, अपने मन से, जिसका जो मन है। ठीक है, वॉलंटरी एसोसिएशन, किसका वॉलंटरी एसोसिएशन? ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एसोसिएशन तो एटलीस्ट 2 लोगों की जरूरत होती है, तो मिनिमम 2 और मोर पर्सन्स। अब देखिए, इस ओनरशिप में जो मैनेजमेंट और ओनरशिप का काम आएगा वो एक से ज्यादा लोग में होगा। 2 और मोर पर्सन्स हु अग्री। देखिए, अग्री करते हैं, अग्री करने का मतलब यहाँ से है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? मिल के वो लोग अग्री करेंगे कि हाँ, उन्हें एक बिजनेस करना है जिसमें जो प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे वो आपस में वो शेयर करेंगे, लॉसेस भी एंड प्रॉफिट्स भी। ठीक है, हु अग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस। कैरी ऑन अ बिजनेस, बिजनेस ही करना है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस से रिलेटेड सब वही है, उसी से बिजनेस होगा इसमें। बिजनेस करेंगे जॉइंटली एंड शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स हु अग्री to carry on a business jointly and share the profits and losses। ठीक है, ये आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। पार्टनरशिप एक्चुअली में होता क्या है? तो ये 2 से ज़्यादा लोग जब मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं कि हाँ, वो बिजनेस कैरी ऑन करेंगे। होता क्या है इसमें, ये जो वर्ड अग्री यूज हुआ है, अग्री का मतलब है इसकी फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक है पार्टनरशिप की, अग्रीमेंट होती है। अग्रीमेंट, वही अग्री यूज हुआ है इसमें। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है या तो रिटन, ठीक है, मतलब एक पेपर में पूरा फॉर्मल तरीके से रिटन, या फिर ओरल। इन दोनों वेज में अगर अग्रीमेंट हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में कि वो एक पार्टनरशिप बनाएंगे जिसके अंदर वो एक बिजनेस रन करेंगे। ठीक है, तो वो पार्टनरशिप बन जाएगी। तो पार्टनरशिप में ये होता है, एक एसोसिएशन बनती है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, या तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट या ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाता है। मतलब ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी अगर हुआ है देन उसे भी माना जाएगा।
एंड वो एक अग्री करते कि उन्हें एक बिजनेस करना है। तो ये मेन पार्टनरशिप में होता है। अब जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो पता चलेगा कि ये किस टाइप का बिजनेस है। जैसे सोल प्रोप्राइटर एंड जॉइंट इन द फैमिली में देखा था। तो अब ज़रा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी पहली आती है, 2 or more persons। वही चीज, 2 or more persons। पार्टनरशिप का मतलब है ग्रुप है, ठीक है। एक सिंगल इंसान तो करेगा नहीं। सो 2 लोग या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का एक ग्रुप होता है, उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप में एक सिंगल इंडिविजुअल अकेले से नहीं आ सकता है, उसे पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा। एंड मैक्सिमम लिमिट जो प्रिस्क्राइब करी गई है पार्टनरशिप के लिए वो 50 आपकी बुक में दी गई है। वैसे अगर आप देखो तो जो 10 and 20 का उसमें करा गया है वो आप अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप 50 पर ही देखो, एंड मे बी आपकी टीचर ने वो चेंज करवाया हो, तो जो चेंज करवाया आप उस हिसाब से देखिएगा, क्योंकि बुक में अभी 50 लिखा है, वो चेंज नहीं करा गया है। तो नया अभी हम नहीं बता रहे, अलग अलग लोग कर रहे हैं अपना भी। तो 50 दिया है, तो अभी के लिए 50 देखो, मैक्सिमम इसमें 50 बोला गया, ठीक है, कि 50 आपकी मैक्सिमम लिमिट है। उससे ज़्यादा लोग अगर आएंगे देन वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, वो इलीगल एसोसिएशन बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इलीगल एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, अगर 50 से ज़्यादा लोग हो जाएंगे। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं एंड देन दे एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एंड दे कैरी ऑन द बिजनेस, ओनरशिप, मैनेजमेंट, सारा काम वो देखते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आपकी आती है अग्रीमेंट। यही जो अग्रीमेंट की बात हुई थी, तो पार्टनरशिप के लिए अग्रीमेंट होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। अग्रीमेंट होगी, ईदर रिटन और ओरल, डजेंट मैटर, बट अग्रीमेंट होनी चाहिए। अग्रीमेंट होगी देन ही उसे हम पार्टनरशिप बोलेंगे, ठीक है। अग्रीमेंट, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का एक ग्रुप है एंड वो जॉइंटली मिलके एक घर ओन कर रहे हैं। एक घर जो है वो उन जॉइंटली उन सबके नाम पर है, जहां पर वो किसी भी टाइप का बिजनेस रन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस रन नहीं कर रहे हैं। एंड उस क्योंकि बिजनेस रन नहीं कर रहे, मतलब उनमें कोई अग्रीमेंट नहीं हुई है कि उन्हें बिजनेस रन करना है, देन क्या है, वो आपका अग्रीमेंट नहीं, वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, ठीक है। एंड आपका एक और इसमें दिया है कि लाइक अक्सर क्या होता है कि पार्टनरशिप में ही कोई अगर पार्टनर एक है, पार्टनरशिप में जो आते हैं उनको एक टर्म दिया गया, जो ये 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, मेंबर्स जो होते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर नाम था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हेड का नाम करता, एंड जो मेंबर्स थे उनके लिए को पार्टनर यूज होता था। ऐसी पार्टनरशिप के जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को हम बोलते हैं पार्टनर्स, ठीक है। तो पार्टनर्स, ये टर्म याद रखिएगा। पार्टनरशिप में आप मेंबर्स नहीं यूज करोगे, आप पार्टनर्स यूज करोगे, ठीक है। तो पार्टनर्स जो होते हैं, तो अक्सर क्या होता है, ज़्यादातर होता है कि आपका जो पार्टनरशिप होता है उसमें मे बी कोई पार्टनर ने क्या करा, एक उन्होंने एम्प्लॉय रखा जो केवल उनका काम देखते हैं, एंड उनको उनको जो भी इनकम मिली उस पार्टनरशिप से, उसमें से थोड़ा सा शेयर उन्होंने उस एम्प्लॉय को भी देते हैं जो वो रखे अपने काम करने के लिए। देन क्या होगा, वो एम्प्लॉय उस पूरी पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं होगा, बिकॉज उस पार्टनरशिप में और भी लोग हैं एंड उन सबसे अग्रीमेंट कोई नहीं हुई है उस एम्प्लॉय से कि वो उस पार्टनरशिप में पार्टनर की तरह काम करेंगे। तो भले ही उन्हें वो पार्टनर एक जो है मिस्टर ए मान लीजिए, वो उन्हें अपनी इनकम में से सैलरी दे रहे हैं बिकॉज वो उनका काम देख रहे हैं, देन वो जो एम्प्लॉय है वो उस पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं बनेगा बिकॉज अग्रीमेंट नहीं हुई है। तो अग्रीमेंट बहुत एसेंशियल होती है पार्टनरशिप फर्म के लिए, ठीक है। देन हाँ, ओरल या रिटन कोई भी हो सकती है, लेकिन जो जैसे आपको बताया है हर ओनरशिप स्ट्रक्चर का एक एक्ट होता है, लॉ होता है जो इसे गवर्न करता है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेदर ओरल हो रहा है या रिटन हो रहा है, वो सारी गाइडलाइंस जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, जिस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट में जो मेन चीज़ें होनी चाहिए वो सारी फुलफिल करना चाहिए, वेदर ओरल हो या रिटन हो, दोनों चीज़ सही है। देन आपका थर्ड आता है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, 2 टर्म्स है, लॉफुल एंड बिजनेस। बिजनेस तो होना ही है, लाइक अभी वो एग्जाम्पल जो आपका था घर ओन करने वाला, हाउस ओन करने वाला। सो लोग आपस में हाउस ओन कर रहे थे सब मिलके, 2 से ज़्यादा लोग, बट वहाँ पे वो कोई बिजनेस नहीं रन कर रहे थे, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। एंड कई बार आपने ऐसे भी ग्रुप देखे होंगे लाइक डेकॉइट्स,
ठीक है। डेकॉइट्स क्या करते हैं, कई सारे लोग होते हैं एंड वो क्या करते हैं, लोगों को लूटने का काम करते हैं, ठीक है। तो वो डेकॉइट्स पार्टनरशिप नहीं बोले जाएंगे बिकॉज उनका बिजनेस लॉफुल नहीं है। इलीगल एक्ट्स जो आपके हो रहे हैं, डेकॉइट्स और स्मगलिंग, ये सब आपका पार्टनरशिप नहीं होगा, दो ये भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, ठीक है। बट इनका ये जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो लॉफुल नहीं होता है, इसलिए पार्टनरशिप नहीं है। तो पार्टनरशिप का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप बना के आपको इलीगल काम करो तो आप ये नहीं बोलोगे कि पार्टनरशिप में, दो अक्सर आपने सुना होगा कि पार्टनर्स वर्ड यूज होता है इलीगल काम के लिए, बट नहीं, दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज ऑलवेज मेड फॉर रनिंग अ लॉफुल बिजनेस, लीगल पर्पज के लिए होता है, नॉट फॉर एनी इलीगल थिंग। तो अब जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक आती है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। देखिए इसमें है द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है। पार्टनरशिप जो है उसमें म्यूचुअल गेन होता है। क्या होता है? म्यूचुअल गेन। जितने भी प्रॉफिट्स होंगे या फिर लॉसेस होंगे वो इक्वली या किसी रेशियो में आपस में शेयर कर लिए जाएंगे। होता क्या है, जब अग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये अग्रीमेंट जो होती है, इसमें क्या होता है, डिसाइड कर लिया जाता है कि जो पार्टनर्स हैं उन्हें किस रेशियो में लॉसेस या प्रॉफिट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, दिए जाएंगे, प्रॉफिट्स दिए जाएंगे या लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। तो ये पहले डिसाइड कर लिया जाता है, वो अग्रीड रेशियो होता है जिसमें प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिवाइड कर दिया जाता है। तो पार्टनरशिप है, जब सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, देन उन सबका हक है कि दे हैव टू गेन द प्रॉफिट्स, उन्हें प्रॉफिट्स चाहिए, एंड दे ऑल्सो हैव टू बेयर द लॉसेस। ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक और होगी। तो जब हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी क्या है? देखिए डायग्राम से बताते हैं। ये आपकी पार्टनरशिप का बिजनेस है, बिल्डिंग आप बोल दीजिए इसको, यहाँ पे सारा इनका ये पार्टनरशिप फर्म है इनकी, एंड ये 3 पार्टनर्स हैं इसमें, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, ठीक है। तो क्या है, जो मिस्टर ए है वो इम्प्लाइड एजेंट है। क्या है? इम्प्लाइड एजेंट। एजेंट वर्ड आपने सुना होगा, एजेंट होते हैं, ठीक है, किसी के बिहाफ पे काम करते हैं। तो मिस्टर ए जो है ये इम्प्लाइड एजेंट है। किसके इम्प्लाइड एजेंट है? ये इम्प्लाइड एजेंट है मिस्टर बी के, मिस्टर सी के एंड इस पार्टनरशिप फर्म के। और सेम चीज मिस्टर बी एंड मिस्टर सी के साथ है। मिस्टर सी इज इम्प्लाइड एजेंट ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर सी एंड द फर्म। फिर मिस्टर सी की बात करें तो मिस्टर सी, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड फर्म के इम्प्लाइड एजेंट है, ठीक है। इम्प्लाइड एजेंट का मतलब है कि मिस्टर बी अगर कोई एक्ट करेंगे किसी भी टाइप का, अच्छा बुरा, लॉफुल या लीगल इलीगल, कुछ भी करेंगे, उन चीजों के लिए मिस्टर ए एंड मिस्टर सी एंड ये फर्म भी बाउंड होगा, ठीक है। मतलब अगर मिस्टर बी कोई इलीगल काम करेंगे देन मिस्टर ए, मिस्टर सी एंड जो फर्म है उन सब पे वो केस होगा। ये आप समझ रहे हैं? सब पे जो है वो चीज जाएगी। अगर मिस्टर ए कोई काम करेंगे देन मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड वो फर्म तीनों उसमें भी इन्वॉल्व होंगे, वो लायबल होंगे। ये जो इसका मतलब है कि मिस्टर ए इज लायबल, ठीक है, इज लायबल फॉर द एक्शंस परफॉर्म बाय अदर पार्टनर्स एंड द फर्म। फर्म अगर कुछ करेगा देन उसके लिए ये तीनों पार्टनर्स लायबल होंगे। लायबल का क्या मतलब था? लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटी पे करी जाती हैं, तो वो तो आपकी कैश के बेसिस पे बात हो रही है। यहाँ पर एक्शंस के लिए भी लायबल होंगे, इन्होंने एक्शन करा है देन आप पे भी केस आएगा, ये होता है। तो जितनी म्यूचुअल एजेंसी यही है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो सारे पार्टनर्स एक दूसरे जो है अलग सारे और पार्टनर्स हैं उन सब के लिए भी लायबल होंगे, उनके एक्शंस के लिए, एंड जो फर्म है उसके लिए भी लायबल होंगे। कोई भी एक्शन अगर फर्म करेगा देन वो सारे पार्टनर्स उसमें बाउंड होंगे, ठीक है। तो ये म्यूचुअल एजेंसी होता है, इम्प्लाइड एजेंट होते हैं। तो अब इस चीज़ का भी आगे आप देखोगे मेरिट है, डीमेरिट है, क्या आगे पता चलेगा। म्यूचुअल एजेंसी जो होती है, ठीक है। चलिए म्यूचुअल एजेंसी हो गई। देन वील सी utmost गुड फेथ होना चाहिए। पार्टनरशिप तभी चलेगी जब आप में फेथ होगा।
देखिए जिस तरह से ये म्यूचुअल एजेंसी वाला आपने देखा इम्प्लाइड एजेंट होते हैं, देन अगर उनमें फेथ नहीं है, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है, देन पार्टनरशिप तो आगे बढ़ेगी नहीं। बिकॉज किसी भी टाइप की एसोसिएशन को आगे बढ़ने के लिए उस एसोसिएशन में जो लोग हैं उनमें एक फेथ, उनमें ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी है, तभी तो वो अगर देखो ट्रस्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये तो आपको पता होगा, पार्टनरशिप जैसा बिजनेस करना है जिसमें लोग हैं, देन वो भी नॉन होने चाहिए, पता होना चाहिए सबको एक दूसरे के बारे में, कोई भी सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। बिकॉज होगा क्या, मान लीजिए किसी ने गलत काम करा है एंड वो सीक्रेट रहा है बाकी सबसे, बट अगर वो कभी खुलेगा देन वो सारे उसमें बाउंड होंगे, जबकि उन्हें पता भी नहीं था या मे बी वो उस चीज़ में इन्वॉल्व भी ना हो। ठीक है, तो ये तो वही का ऐसा काम करेगा ना जो दूसरों पे जिसके मन में नहीं होगा, कि वो ट्रस्ट नहीं करता होगा, फेथ नहीं होगा उसे दूसरे पे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपकी हो सकती है। म्यूचुअल एजेंसी जो आपका है इसमें डीमेरिट बन जाएगा। मान लीजिए मिस्टर सी ने कुछ इलीगल काम कर दिया फर्म के नाम पे, देन फर्म भी बाउंड होगी, बाकी पार्टनर्स भी लायबल हो जाएंगे उसके लिए। तो ये आपका होता है। तो गुड फेथ एंड कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज पार्टनरशिप है, मतलब अगर चल रही है देन ये कैरेक्टरिस्टिक उन लोगों में होगी, अदरवाइज कुछ ना कुछ ऐसा होगा पार्टनरशिप टूट जाएगी। ऑब्वियसली बात है, फ्रेंडशिप्स में भी यही होता है, आपको पता होगा। तो ये एटमोस्ट गुड फेथ है। सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए एक दूसरे से, कोई भी सीक्रेट्स नहीं रखने चाहिए। देन आपका आता है, देखिए इस वाली कैरेक्टरिस्टिक के पहले ये वाली देख लीजिए, नो लीगल एंटिटी। नो लीगल एंटिटी, यही पूरा सेम कॉन्सेप्ट। लीगल एंटिटी का यही मतलब है कि लीगल एंटिटी नहीं होने का मतलब है कि सेम चीज़ है, सेम मानी जाएगी। वैसे सबको अलग एंटिटी माना जाता है, पर लीगल एंटिटी अगर सेम नहीं है, देन अगर नहीं है लीगल एंटिटी, देन उसका मतलब है कि उन दोनों, जो भी दोनों को कंपेयर करा जा रहा है, दो चीज़ों को, दो लोगों को, दो ऑर्गेनाइजेशंस को, वो सेम मानी जाएंगी, एक ही मानी जाएगी। तो जो पार्टनरशिप आपका फर्म है, मतलब वो जो बिजनेस हो रहा है एंड वो जो पार्टनर्स हैं आपके, ये इसमें वो पार्टनरशिप फर्म जो है उसकी कोई अलग लीगल एंटिटी नहीं है उन पार्टनर्स के अलावा। मतलब जो भी काम वो जो पार्टनर्स करेंगे वही वो फर्म का उस पर जाएगा, एक ही माना जाएगा। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था, पार्टनर्स के सारे काम फर्म्स के सारे काम माने जाएंगे, फर्म का सारा काम माना जाएगा। पार्टनर की अगर डेथ, पार्टनर्स की डेथ होगी, देन अगर नहीं बचेंगे देन फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो नो लीगल एंटिटी, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है उस फर्म की, पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है, जैसे बुक में आपका दिया, पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म साथ ही एग्जिस्ट करते हैं एंड साथ ही खत्म हो जाते हैं। ये आपका है। देन आप इसके बाद आप इस कैरेक्टरिस्टिक में आना, विच इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब तो ये कॉन्सेप्ट में भी आपको समझ आने लगा हो। अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी वही, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर वो फर्म, देखिए जैसे कि वो फर्म और पार्टनर्स जो थे, वो फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है उन पार्टनर्स के अलावा, उन पार्टनर्स के इंडिपेंडेंट। देन अगर जो है वो फर्म अपने जब एट द एंड सारे वो पे करी जाएंगी लायबिलिटीज़, लोन जहाँ जहाँ से, डेट जहाँ जहाँ से लिया गया वो पे करा जाएगा। एंड अगर फर्म के असेट्स कम पड़ जाएंगे, देन जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी जा सकते हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती है उन लाइबिलिटीज़ को पे बैक करने के लिए। तो सिंपल यही है कि जैसे बुक में आपका दिया है कि ईच पार्टनर इज लाइबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट फॉर द फर्म्स ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स आउटसाइडर्स। जितने भी फर्म के ऑब्लिगेशंस हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, जिन्हें ड्यूज है, जिन्हें पे बैक कर रहे हैं, उन सब के लिए वो पार्टनर्स पर लाइबल है। अनलिमिटेड लाइबल है मतलब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी ली जा सकती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसीलिए है बिकॉज फर्म जो है उसकी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है उन पार्टनर्स के इंडिपेंडेंटली। देन आपका ये अनलिमिटेड, अगर नो लीगल एग्जिस्टेंस है देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। आप ये देख लीजिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी यही था एंड यहाँ पर पार्टनरशिप में भी यही सेम चीज़ होती है। हाँ, अब आपकी चलिए तो चेंज करते हैं।
रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। रेस्ट्रिक्शन होती है किस पे? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट क्या है? देखिए, शेयर के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि अगर आप शेयर, मतलब ये है शेयर खरीदे आपने, तो जितने प्राइस के आपने खरीदे वो उस कंपनी में चला जाएगा एंड उस कंपनी के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो आप भी उस कंपनी के ओनर बन जाओगे। ये बहुत बेसिक चीज़ है, मतलब बहुत डिटेल वाली बात है ये, अभी एकदम नॉर्मली बता रहे हैं। तो इंटरेस्ट क्या होता है? पार्टनरशिप में भी कैपिटल की ज़रूरत है। हर पार्टनर क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। ये भी अग्रीमेंट में डिसाइड हो जाता है कि आप कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो पार्टनर्स जो है अपने अपने हिसाब से जो डिसाइड होता है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड कैपिटल कंट्रीब्यूट करने से वो उस पार्टनरशिप में एक पार्टनर बन जाते हैं अग्रीमेंट होने के बाद। देन होता क्या है, अगर किसी पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्हें उस पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू नहीं करना है, देन वो उसमें से वॉलंटरी एसोसिएशन, वो उसमें आसानी से अपना कैपिटल वापस लेकर एंड निकल सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म से निकल सकते हैं। तो होता क्या है, रेस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में आप वही समझ लीजिए जो उनका शेयर था, उस पार्टनर का जो शेयर था वही इंटरेस्ट है, ठीक है। जो शेयर था उस पार्टनर का वही इंटरेस्ट है, अभी आप यही समझ लो। तो जब भी अगर पार्टनर क्या है, उनकी शेयर के ट्रांसफर पे, ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, तो अगर वो पार्टनर चाहते हैं कि वो अपने शेयर किसी और को दे दे, जो उनका शेयर था उसमें वो किसी थर्ड पर्सन को दे दे एंड अपना फिर उस पार्टनरशिप फर्म से चले जाएं, देन ऐसा नहीं होता, बिकॉज इसके लिए सारे बाकी जो और पार्टनर्स हैं उनको अग्री करना पड़ेगा, ठीक है। उनको कंसेंट देना पड़ेगा कि हाँ हम अलाउ कर रहे हैं आपको। तो जो बुक में आपकी डेफिनेशन यूज हुई वो यही है, नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन द पार्टनरशिप विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। तो जो उस पार्टनर का शेयर है वो उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी दूसरे पार्टनर को या किसी आउटसाइडर को, अपने शेयर नहीं दे सकते हैं। शेयर देने का मतलब है, आप बस ये समझिए, शेयर नहीं दे सकते, जो शेयर उन्होंने खरीदे थे वो शेयर नहीं दे सकते हैं किसी और को, जब तक बाकी सारे पार्टनर्स भी कंसेंट नहीं दे देते कि हाँ आप शेयर दे दो। तो उसमें उन्हें वेट करना पड़ता है जब तक कंसेंट नहीं मिलता। अगर कंसेंट नहीं मिलेगा देन शेयर नहीं ट्रांसफ़र कर पाएंगे, उनके शेयर्स वहीं पर फंसे रहेंगे, ये हो जाता है। तो देयर इज़ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपके लॉ में लिखी हैं, ठीक है। जिनका एक्ट है, पार्टनरशिप का एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो आपको बताएंगे पूरा। तो उसमें ये है कि हाँ देयर इज़ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। जब तक बाकी पार्टनर्स अग्री नहीं करेंगे, कंसेंट नहीं देंगे कि हाँ भाई आप अपने शेयर किसी और को ट्रांसफ़र कर दो, तब तक नहीं आप कर पाओगे एंड आपके वो शेयर उसमें फंसे रहेंगे, बिकॉज आपको तो हटना है वहाँ से, ये हो जाता है। देन आपका आता है, चलिए आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर ख़त्म हो गई है। हाँ, अब बात करते हैं मेरिट्स की। सेम वही मेरिट्स और एडवांटेजेस और प्रोज, एडवांटेजेस और प्रोज क्या होते हैं पार्टनरशिप के। फर्स्ट आपका आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन। सेम वही ईज ऑफ फॉर्मेशन, अभी तक तो यही चल रहा है। ईज ऑफ फॉर्मेशन कैसे इजीली फॉर्म हो जाती है। देखिए अग्रीमेंट चाहिए, वो अग्रीमेंट में भी कह रहे हैं कि आप रिटर्न अग्रीमेंट करो या आप ओरल भी कर लो, चल जाएगा। एंड अग्रीमेंट होती, पार्टनरशिप बन गई आसानी से, ठीक है। जब पार्टनरशिप जब फंक्शन करती है उसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं आपको करनी होती है, कोई गवर्नमेंट आप पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती है, आप आराम से अपना करो बिजनेस, ठीक है। एंड जब डिज़ोल्व करना होता है वो भी बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है, पार्टनरशिप डिज़ोल्व करने का, बंद करने का, कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं। देन रजिस्ट्रेशन होता है। देखिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, अभी तक रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पढ़ा था। सोल प्रोप्रीटरशिप में भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, मतलब एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी केवल वाइन शॉप में एंड केमिस्ट स्टोर्स में। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी ऐसा कुछ नहीं था। पार्टनरशिप में भी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, इट इज़ नॉट कंपलसरी। मतलब रजिस्ट्रेशन जो होनी होती है, अभी आप देखोगे आगे जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आप रजिस्टर करवा लो। रजिस्ट्रेशन बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। कई चीज़ों का रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट के अंडर। तो रजिस्ट्रेशन करने की बात आती है, तो अब आगे आप देखोगे तो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होती है। तो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो नॉट कंपलसरी।
रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो नॉट कंपल्सरी। हाँ, ये आपका हो गया, तो बहुत ईजिली फॉर्म हो जाएगी, बहुत ईजिली चल सकती है, बहुत ईजिली डिसॉल्व हो जाएगी। ये आपका था मेरिट। मेरिट है, ऑब्वियस सी बात है। देन आपका आता है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज वही मनी जो आपका इसमें इन्वॉल्व होगा बिजनेस चलाने के लिए, जो आपको मनी लग रहा है, पैसा लग रहा है, वो फाइनेंस हो गया आपका फंड्स। तो इसमें कह रहा है लार्जर फाइनेंशियल, लार्जर मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, ये हमने बताया था मेरिट्स जो है आपके, जो भी आप मेरिट्स देखोगे वो इस पर्टिकुलर चैप्टर की पर्टिकुलर बिजनेस ओनरशिप से पहले जितने थे उनसे कंपेयर होकर मेरिट है। एंड जो आप डीमेरिट पढ़ोगे वो इसके आगे जो आप ओनरशिप स्ट्रक्चर पढ़ोगे उससे कंपेयर करके बताई गई है। तो इसमें है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के कंपैरिजन में कंपेयर करा गया है कि पार्टनरशिप में देयर आर लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जितनी थी उतने तक की लिमिट थी, तो उतना ही कैपिटल आपका था। पार्टनरशिप में लार्जर कैसे, बिकॉज देयर आर मोर 2 और मोर पर्सन्स। 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। जब ज़्यादा लोग होंगे, हमने बताया था सब पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, सब कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। जो कैपिटल इनका रहता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस स्ट्रक्चर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो देयर आर लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन पार्टनरशिप। लाइक इसमें आपका दिया था, इट इज़ पॉसिबल टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल ड्यू टू अ नंबर ऑफ पार्टनर्स। ये आपका हो गया। एंड हाँ, क्रेडिट वर्दीनेस वर्ड आपने सुना था। क्रेडिट वर्दीनेस पिछले में बताया था कि आप कितने वर्दी हो कि आपको क्रेडिट मतलब लोन दिया जाए, तो ये भी इनकी हाई होती है पार्टनरशिप की। क्यों? बिकॉज इनके पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो उन्हें क्रेडिटर्स को पता रहता अगर हम इन्हें क्रेडिट देंगे देन उनकी तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से हम अपना जो उनको हमने डेट दिया है वो बाद में वापस ले सकते हैं। ये होता है। देन आपका आता है कंबाइंड एबिलिटीज एंड जजमेंट। कंबाइंड एबिलिटीज एंड जजमेंट। एबिलिटीज एंड जजमेंट, देखो जब 2 से ज़्यादा लोग हैं देन वो अपने सारे स्किल्स, जो भी उनके स्किल्स हैं, जो भी उनकी जिन चीज़ों में वो स्पेशलाइज करते हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ है सबकी अलग अलग होगी, तो वो सब अपनी अपनी सारी स्किल्स यूज़ करेंगे उस बिजनेस को प्रॉस्पेरस बनाने में। तो एबिलिटीज जब कंबाइंड रहेंगी, जजमेंट क्या है, कोई डिसीजन लेना होगा, कोई मैटर डिस्कस करना होगा, तो सारे लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, सब उस मैटर को समझेंगे एंड देन डिसीजन कंबाइन होके लिया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है अगर कई सारे लोग अपना ब्रेन यूज़ करेंगे, दिमाग लगाएंगे, देन डिसीजंस अच्छे होने, सही होने। ठीक है, तो ये आपका एक मेरिट ही होता है। बाकी में सिंगल मैनेजर था आपका सोल प्रोप्राइटर एंड जॉइंट हिंदू में। देन इसमें जब आपके कई सारे लोग हो गए देन मैनेजमेंट भी, देखो पार्टनरशिप में क्या है, ओनर भी वही होते हैं, मैनेजमेंट का काम भी वही करते हैं जो पार्टनर्स होते हैं। तो अगर उनको मैनेजमेंट का भी कोई डिसीजन लेना है देन मैनेजर्स भी वही हैं, तो वो आराम से जो है डिस्कस करेंगे एंड उनकी स्किल्स एबिलिटीज़ कंबाइंड होके अच्छे जजमेंट्स होंगे, अच्छे डिसीजंस होंगे। तो ये मेरिट है इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये आपके लाइक इसमें जो दिया था क्या है, कंबाइंड जजमेंट ऑफ सेवरल पर्सन्स हेल्प्स रिड्यूस एरर्स ऑफ जजमेंट। एरर्स जो ऑफ जजमेंट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं बिकॉज सब कंबाइंड होके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख के जज करते हैं किसी भी मैटर को। देन आपका मेरिट आता है डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन, लाइक इसमें आपकी लाइन है सेम, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस आर वेस्टेड इन सेम पर्सन्स। जो ओनर है, जो पार्टनर्स है, वही ओनर भी है उस पार्टनरशिप फर्म के एंड वही मैनेजर्स भी हैं। तो क्या है, जब उन्हें खुद वो ओनर भी है, मैनेजर भी है, सो देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। यही सेम आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में था। डायरेक्ट लिंक होती है बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब उन्हें पता है हम जितना एफर्ट लगाएंगे उतना ही हमको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, देन और वही ओनर है उस बिजनेस के, उन्हें करना है, सो उनके मोटिवेशन रहती है कि हाँ दे हैव टू वर्क फॉर द बिजनेस। एंड जब ये रहता है देन बिजनेस अच्छे से चलता है, बिकॉज दे हैव द विल टू परफॉर्म गुड, दे आर मोटिवेटेड टू वर्क गुड एंड इन अ बेटर वे। ठीक है, तो वो अपना जो मेथड्स चेंज करते हैं, सही कर बहुत अच्छे से फिर अपना बिजनेस रन कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज मोटिवेशन होती है, सिंस दे आर द ओनर्स, दे आर द ओनर्स एंड ऑल्सो द मैनेजर्स। डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब आपका लाइक एवरी पार्टनर इज मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड एंड टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ द फर्म। सब हार्ड वर्क करते हैं। देन आपका आता है क्लोज सुपरविजन। क्लोज सुपरविजन, ठीक है, सुपरवाइज करना, सुपरविजन। देखो होता क्या है पार्टनरशिप में भी, जब इतने सारे पार्टनर्स होते हैं देन वो पार्टनर्स अपने अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं। कुछ पार्टनर्स एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं, कुछ कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। तो अच्छे रिलेशंस जितने होंगे एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स के साथ, देन उतना ही, जब अच्छा रिलेशन होगा देन सब एक दूसरे के लिए अच्छे से काम करेंगे। कस्टमर्स को भी एक ट्रस्ट फेथ रहेगा उन पार्टनर्स में, उस पार्टनरशिप फॉर्म में। एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं जब उनको लगेगा कि हाँ उनके मैनेजर्स भी अच्छे से उनके साथ हैं, देन अच्छे रिलेशन की वजह से वो भी ढंग से काम करेंगे। तो क्लोज सुपरविजन बन सकता है, बिकॉज कई सारे लोग हैं अपना अपना वो सब अलग अलग रिलेशन सबके साथ अच्छे से बना सकते हैं। लाइक आपके बुक में यही है, एवरी पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। जब वो पर्सनल इंटरेस्ट लेंगे तभी वो दूसरों के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स के साथ। डिफरेंट पार्टनर्स कैन मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स विद एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स। ठीक है, एंड होता क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती होगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है, इससे भी वो यही चाहते कि हाँ अच्छे से रिलेशंस, और वो ध्यान देते वो अपने हर स्टेप पे वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड एम्प्लॉयड एजेंसी सब पे वो चला जाएगा, बाउंड हो जाएंगे उस एक्शन के, तो वो सारे एक्शन सोच समझ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आपका है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। देखिए इनमें भी ऑपरेशंस मतलब ये जो भी वर्क कर रहे हैं बिजनेस में, वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इजीली चेंज कर सकते हैं, बिकॉज सेम वही चीज़ है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ज़्यादा नहीं होते, लीगल फॉर्मेलिटीज ज़्यादा इंवॉल्व नहीं है, सो दे कैन ईजिली मॉडिफाई, अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो देयर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, वो अब उनके हर काम में कोई रिजिडिटी नहीं होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आराम से वो कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। देन आपका आता है सीक्रेसी रहती है पार्टनरशिप में। कैसे? वही चीज़ जो सोल प्रोप्राइटरशिप में थी। जो पार्टनरशिप है उसे भी अपने अकाउंट्स को पब्लिश करने की कोई ज़रूरत नहीं, गवर्नमेंट नहीं कहती कि आप अपने अकाउंट्स पब्लिश करो, पब्लिकली करो, सब देखें, तो वो उन्हें अपने अकाउंट्स पब्लिश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो उनके जो बिजनेस सीक्रेट्स है वो उन्हीं तक रहते हैं, केवल पार्टनर्स तक को पता, केवल जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें पता होता है, बाकी किसी बाहर वाले को नहीं पता होता, आउटसाइडर को नहीं पता होता है। तो सीक्रेट्स जो उनके बिजनेस के, दे कैन ईजिली बी मेंटेन्ड। देन आपका आता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखो इसमें दिया है मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज डेमोक्रेटिक। जो मैनेजमेंट होती है पार्टनरशिप की वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी आपको पता है, ठीक है, डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में होता है वैसे ही हमारी इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक है, सबका इक्वल राइट्स हो, सबका इक्वल वोट होता है। ठीक है, तो सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू है सुने जाते हैं। कोई ये नहीं कि अगर किसी को फेवर दिया जाए किसी बेसिस पर
कि हाँ इनकी ज़्यादा बात सुनी जाएगी, इस पार्टनर की कम सुनी जाएगी बिकॉज ये कम कर रहे हैं या इन्होंने कैपिटल कम दिया, ऐसा नहीं होता। सबका सेम लेवल होता है, म्यूचुअली सब डिसाइड होता है। सब अगर हाँ करते हैं देन ही वो चीज़ डिसाइड करी जाती है। तो इसमें कई बार क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कोई डिसीजन होना है, 10 पार्टनर्स है, 10 में से 9 पार्टनर्स ने उस डिसीजन को हाँ कर दिया, बट जो 10th पार्टनर है उन्होंने मना कर दिया। तो इसमें क्या है, मेजॉरिटी तो हाँ की तरफ है। अगर माइनॉरिटी जो 1% है, एक पार्टनर है, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा, उनका डिसीजन नहीं हो रहा है, देन वो आराम से उस पार्टनरशिप से हट सकते हैं, छोड़ सकते हैं उस पार्टनरशिप को। देखिए कैन लीव द पार्टनरशिप। तो जैसे आपकी बुक में दिया है कि इन केस अ पार्टनर इज डिससैटिस्फाइड विद द मेजॉरिटी डिसीजंस ही कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म। ठीक है, रिटायर कर सकते हैं, या फिर एक आपका दिया है और गिव अ नोटिस फॉर इट्स डिसोल्यूशन। नोटिस फॉर इट्स डिसोल्यूशन या आप बड़े क्लास में 11th में पढ़ोगे। नोटिस फॉर डिसोल्यूशन क्या है, अभी बस ये देखिए कि पार्टनरशिप हट बंद करने का, पार्टनरशिप को खत्म करने का होता है। क्यों होता है, क्या होता है, बाद में देखा जाएगा। अभी आपको इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन विथ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एंड उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सबको बाइंड करा जाए। अगर वो माइनॉरिटी का नहीं है, उसको लग रहा है नहीं ऐसा है, सही नहीं हो रहा है, डिससैटिस्फाई उस डिसीजन से, देन ही कैन रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप। वॉलंटरी एसोसिएशन है क्योंकि। ठीक है, देन आपका है कॉपरेशन। कॉपरेशन ऑब्वियस सी बात है, कोऑपरेटिव होना चाहिए, तभी जैसे ट्रस्ट, यूनिटी, फेथ, वैसे ही कॉपरेशन। कॉपरेशन रहेगी, सब अच्छे से काम करेंगे मिलके, देन पार्टनरशिप भी अच्छे से, पार्टनरशिप भी ग्रो करेगी, एक्सपेंड करेगी। लाइक इसमें पार्टनरशिप इनकरेजेस म्यूचुअल कॉपरेशन एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो वो सब क्यों काम करते, बिकॉज उस सबको एक दूसरे के लिए काम करना पड़ेगा। अगर वो कुछ भी करेंगे दूसरे पर जाएगा, अच्छा करेंगे वो भी दूसरों पर जाएगा सबके साथ, एंड बुरा करेंगे वो भी सब साथ में चलेंगे। तो कॉपरेशन रहती है एंड सब एक दूसरे के बेनिफिट के लिए करते हैं, जिसमें उन्हें ही बेनिफिट होता है एट द एंड, ये होता है। देन आपका आता है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। पार्टनरशिप में देयर इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। क्यों ऐसा बोला गया है, बिकॉज इसमें दिया है देयर आर ग्रेटर पॉसिबिलिटीज फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, मोर पार्टनर्स कैन बी टेकन इन। पार्टनरशिप में देखिए लिमिट तो है, बट 50 भी एक अच्छी खासी लिमिट है। मान लीजिए 10% की 10 पार्टनर्स हैं उस पार्टनरशिप फॉर्म में, एंड उन सब ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है। अगर 5 और ऐड हो जाएंगे देन इतना और कैपिटल आ जाएगा, मैनेजरियल स्किल्स बढ़ जाएंगी। तो अपना एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए और इफेक्टिवली रन करने के लिए नए पार्टनर्स को हम इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन क्या होगा, उन्हें इनवाइट कर दिया जाएगा वो, और उसके बाद उनकी जो फंड्स हैं, उनकी जो मैनेजरियल स्किल्स है, वो सब भी यूज़ होंगी, कंबाइंड होंगी। देन ऑब्वियसली बात है जो पार्टनरशिप है वो ग्रो करेगी। तो देयर इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन, एंड ये चीज़ें सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में पॉसिबल ही नहीं थी। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन तक ही लिमिट था, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में जो भी बॉन्ड होगा और उस तक और 3 जनरेशन्स तक लिमिट था। तो ये आपका होता है। तो मेरिट्स तो हमने देख लिए, अब हम देखते हैं कि पार्टनरशिप के डीमेरिट्स क्या होते हैं। इन मेरिट से मे भी थोड़ा आइडिया लग गया हो कि किस टाइप की ओनरशिप होती है पार्टनरशिप, किस टाइप का ओनरशिप स्ट्रक्चर है ये। डीमेरिट्स देखते हैं। देखिए डीमेरिट्स में फर्स्ट आपका आता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखिए ये जो इसमें जैसे बताया था, मेरिट्स वर इन कंपैरिजन विथ प्रीवियस ओनरशिप स्ट्रक्चर्स, डीमेरिट्स आर इन कंपैरिजन विथ जो आगे हम पढ़ेंगे। तो आगे जो ओनरशिप स्ट्रक्चर्स देखेंगे उसके कंपैरिजन में पार्टनरशिप में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अभी मेरिट में देखा कि मतलब अच्छे खासे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नए पार्टनर्स एडमिट कर सकते हैं, बट लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों है, बिकॉज फिर भी एक लिमिट आ जाती है।
पार्टनर्स में भी एक लिमिट है, तो उस लिमिट तक ही रिसोर्सेज हम अपने पार्टनरशिप में कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, और जनरेट नहीं होगा, बिकॉज देयर इज़ अ लिमिट टू द नंबर ऑफ पार्टनर्स। एंड जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो बोरोइंग कैपेसिटी है हर इंडिविजुअल की, वो भी बहुत कम होती है, ठीक है। एंड लाइक पार्टनर्स भी, क्योंकि पार्टनर्स को भी पता है कि उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो वो ऐसे तो कुछ भी बोरो नहीं कर लेंगे ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं बोरो कर लेंगे, बिकॉज अगर कुछ होता है देन बोन तो नहीं करना पड़ेगा एंड में, तो उनकी बोरोइंग कैपेसिटी भी लो होती है एंड पार्टनर्स पे भी लिमिट होती है, तो ज़्यादा फंड्स नहीं हो पाते, लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। देन आपकी डीमेरिट आती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वही चीज़, तो देखिए नो लीगल एंटिटी था पार्टनरशिप फर्म का, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो पार्टनर्स की है वो भी जो है लाइबिलिटीज़ पे बैक करने में यूज़ करी जाएगी, ठीक है, उस पर भी अटैक हो सकता है, तो वो भी अटैच करी जा सकती है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी डीमेरिट ही है पार्टनरशिप का। तो अनलिमिटेड के बारे में तो पूरा बताया है डिटेल में। देन आपका आता है अनसर्टेन लाइफ। लाइफ अनसर्टेन होती पार्टनरशिप की, क्यों? पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी या डेथ या ल्यूनेसी, देखो 3 वर्ड्स हैं, इंसॉल्वेंसी, डेथ, ल्यूनेसी। डेथ तो पता है, इंसॉल्वेंसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी मतलब बैंकरप्सी, बैंकरप्सी, हिंदी में हम बोलते हैं दिवालिया निकल जाना, दिवालिया हो जाना, ठीक है। बिल्कुल भी जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं देन उस पर्सन को हम बोलते हैं कि वो इंसॉल्वेंट हो गया या बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, ये आपका इंसॉल्व। तो अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, कौन सा क्या बिजनेस वो रन करेगा, ठीक है, पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए या डेथ होगी पार्टनर की, या ल्यूनेसी, ल्यूनेसी में आप ये समझ लीजिए मेंटल डिसेबिलिटी अगर या कोई बीमारी है, ल्यूनेसी हो गई आपकी। तो अगर ये चीज़ें हैं देन ऑब्वियसली बात है वो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, एक एंड हो जाएगा पार्टनरशिप में। एंड एक और बात जो नोटिस फॉर डिसोल्यूशन बताई थी, ये भी आप देख लीजिए, नोटिस फॉर डिसोल्यूशन से भी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। तो अगर कोई पार्टनर नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन दे देगा देन वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो देयर इज़ अनसर्टेन लाइफ, उस पार्टनरशिप की लाइफ अनसर्टेन होती है, कब क्या हो जाए, क्योंकि सेपरेट एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी तो है नहीं वो पार्टनरशिप, पार्टनर्स के उससे पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म सेम ही होती है, तो पार्टनर्स के साथ जो होगा या वो जो करेंगे उससे पार्टनरशिप फर्म की इफेक्ट होगी एंड उसकी लाइफ भी अनसर्टेन हो जाती है, ये होता है आपका। देन आपका है कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स झगड़े, ठीक है। अब जब 2 से ज़्यादा लोग हैं तो झगड़े तो होने, भले कोऑपरेशन, गुड फेथ, ट्रस्ट हो, बट कॉन्फ्लिक्ट्स रहते ही रहते। तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी एक प्रॉब्लम है पार्टनरशिप फर्म में, क्योंकि जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब सेम लेवल के ओनर एंड मैनेजर होते हैं, सबका हक होता है, सबका इक्वल राइट होता है उस मैनेजमेंट में या कोई डिसीजन मेकिंग में अपना बोलने का। एंड उसमें ऑब्वियसली बात है कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, राइवलरी, कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ भी बोलो चलता रहता है। तो ये एक डीमेरिट ही है पार्टनरशिप फर्म का, बिकॉज आगे का तो अभी नहीं बता रहे, लाइक सोल प्रॉपर्टीशिप में एक ही था, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, तो इस पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यूनिटी एंड हार्मनी, इट में लीड टू डिलेड डिसीजंस, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिसीजन नहीं ले पाए। इनएफिशिएंसी, अब अगर मैनेजर्स ही कॉन्फ्लिक्ट में पड़े रहेंगे तो वो बिजनेस कैसे एफिशिएंटली काम करेगा, है ना, ये आपका चलता है। देन देयर इज रिस्क ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी, रिस्क ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी, इम्प्लाइड एजेंसी बताया था ना, वही सेम चीज़ है कि जब इम्प्लाइड एजेंट होते हैं पार्टनर्स, अलग दूसरे पार्टनर्स के पार्टनरशिप फर्म के, कुछ भी कोई काम करेगा सबके सब उसमें आएंगे, तो रिस्क होता है। मान लीजिए कोई डिसऑनेस्ट पार्टनर है, उन्होंने कुछ गलत कर दिया, पर उसकी जो भरपाई करनी होगी वो सबको करनी पड़ेगी, बिकॉज वो सारे म्यूचुअल एजेंसी वाली चीज़ आ जाती है, सब एक दूसरे के इम्प्लाइड एजेंट होते हैं एंड सब एक दूसरे के एक्शंस के लिए लायबल होते हैं। तो इम्प्लाइड एजेंसी भी आपकी रिस्क रहती है, कभी भी कुछ गलत हो सकता है। लाइक इसमें दिया है एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म, डिसऑनेस्ट पार्टनर जो है ही में कॉज अ ग्रेट लॉस टू द फर्म, ठीक है, बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। एंड ऑल द पार्टनर्स में सफ़र, जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब उस एक डिसऑनेस्ट पर्सन के एक्शन की वजह से सफ़र कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज वो सब इम्प्लाइड एजेंट है एक दूसरे के, ये होता है। अब आपका है
लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। जो पब्लिक होती है वो इनमें ज़्यादा बिलीव नहीं करती पार्टनरशिप्स में, कॉन्फिडेंस ट्रस्ट नहीं करती, बिकॉज पब्लिक को देखो, पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स हैं वो पब्लिश नहीं होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट उनमें कोई रेस्ट्रिक्शंस या लीगल फॉर्मेलिटीज़ वाला कुछ करती नहीं है। रजिस्ट्रेशन भी पार्टनरशिप की कोई कंपलसरी नहीं है। तो लोगों को यही लगता है कि ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो बस प्रॉफिट्स बनाने के लिए आए हैं, लोगों को यही लगता है। तो वो उन्हें ट्रस्ट नहीं होता है पार्टनरशिप में। तो जो पब्लिक कॉन्फिडेंस वाला पार्ट है ये इसमें बहुत कमी रहती है, क्योंकि इसको कोई किसी टाइप की इसमें रेस्ट्रिक्शन तो रहती नहीं है पार्टनरशिप पे, तो लोग इस पे जो है ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो क्या इसमें पार्टनरशिप डज नॉट एंजॉय द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक। रीज़न ये है कि जो पार्टनरशिप के अफेयर्स हैं दे आर नॉट गिवन पब्लिसिटी। उनके अफेयर्स पब्लिक नहीं होते हैं, उनके अकाउंट्स पब्लिश नहीं होते हैं, ठीक है। उन्हें कोई एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं जो ओनरशिप्स हैं। और तो आगे उसमें ये रहेगा कि रिपोर्ट्स उन्हें पब्लिश करनी होती है साल की पूरी, तो वो भी नहीं करने रहे। गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी नहीं लगी हैं। तो जो जनरल पब्लिक है, देखो इसमें लाइन ये है कि जनरल पब्लिक रिगार्ड इट एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु हैव कम टुगेदर टू अर्न ईजी एंड क्विक प्रॉफिट्स। तो लोगों को ये लगता है कि आसानी से प्रॉफिट्स कमाने के लिए ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनी है, लोग ये एसोसिएशन बनी है। तो ये आपका हो गया एक और डिमेरिट, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब आपकी लास्ट आती है ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल। ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल ये भी उसमें बताया था। ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल जो रहता है ब्लॉक रहता है पार्टनर्स का, आसानी से कैपिटल, क्योंकि उसमें क्या आता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहती है, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, रेस्ट्रिक्शन रहता है उस पर। जब तक सारे पार्टनर्स कंसेंट नहीं देंगे तब तक आप अपना शेयर उसमें से नहीं हटा सकते हो, किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो कैपिटल जो आपका इस तरह से ब्लॉक हो जाता है, उसमें लगा रहता है। बिकॉज अगर आप उस कैपिटल को किसी और को ट्रांसफ़र कर देते या खुद ही ले लेते, देन आप उस कैपिटल को, उस मनी को कहीं इन्वेस्ट कर लेते, कहीं और इन्वेस्ट करते, वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलता। बट ऐसे क्या है, वो ब्लॉक है उस पार्टनरशिप फॉर्म में। तो इसलिए ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल यूज़ किया गया है। बिकॉज देखो कॉमर्स में हमेशा यही चीज़ देखी जाती है कि जो आपका मनी है, मनी के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है कॉमर्स में। तो अगर आपका किसी जगह पर वो ब्लॉक्ड है कैपिटल, ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल इसीलिए बोला गया बिकॉज जो मनी है उसको एक जगह पर रखा रहेगा, देन वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपका मनी आपके घर पे ऐसे रखा है लेकिन तो वो आपका नहीं बढ़ रहा है, बट अगर बैंक में डिपॉजिट है देन बैंक में उस पर इंटरेस्ट आता रहेगा एंड वो होता रहा है, वो बढ़ रहा है, एटलीस्ट बढ़ रहा है, वो एक स्टैगनेंट तो नहीं होता है। तो ये स्टैगनेंट हो जाता है इसमें, क्योंकि वो पर्सन अपना कैपिटल निकाल नहीं पा रहा है वहाँ से, और जितने टाइम तक वो वहाँ पर रहेगा उतने टाइम तक वो कहीं और जाके इंटरेस्ट उस पर ले सकता था, इंटरेस्ट उसे मिल सकता था उतने मनी पे, बट वो ब्लॉक्ड है। तो ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल इसलिए यूज किया, लाइक डेफिनेट इसमें जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो ये है, पार्टनर वांटिंग टू विड्रॉ हिज कैपिटल फ्रॉम द फर्म। अगर निकालना चाह रहा है फर्म से अपना कैपिटल, ही कैन नॉट डू सो अनलेस जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो उस बात पे अग्री करे कि हाँ आप निकाल लो। ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू आउटसाइडर्स। वो उस इंटरेस्ट को दूसरों को भी, बाहर को भी नहीं दे सकता जब तक बाकी पार्टनर्स अप्रूव नहीं करेंगे। He may therefore be deprived of a higher return on his capital outside the partnership. अब उस पार्टनरशिप में जितना उन्हें रिटर्न मिल रहा है अपना कैपिटल इन्वेस्ट करके, उससे ज़्यादा उन्हें कहीं और मिल सकता है अगर वो उस कैपिटल को वहाँ पे इन्वेस्ट कर दे, बट वो नहीं कर पा रहे, तो उनका कैपिटल ब्लॉक हो गया है। तो ये बात होती है। तो ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल डीमेरिट है पार्टनर्स के लिए। अगर पार्टनर विड्रॉ करना चाह रहा है तो उसमें उसे प्रॉब्लम मिलती है, बिकॉज बाकी पार्टनर्स का अग्री करना, उनका कंसेंट देना ज़रूरी होता है। तो ये आपका था पार्टनरशिप के फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो पार्टनरशिप का थोड़ा रफ आइडिया तो आपको मिले क्या होगा कि देखिए इन सब चीज़ों से जो पता चला है ये है कि पार्टनरशिप जो आपकी होती है इट इज़ सूटेबल फॉर मीडियम साइज्ड बिजनेस। जो मीडियम साइज बिजनेस होता है, जनरली मीडियम साइज बिजनेस आप पार्टनरशिप के फॉर्म में कर सकते हो।
क्योंकि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो वो इस पर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हो। सोल प्रोप्राइटरशिप्स में ये था कि आपका बिजनेस उस लोकेलिटी तक, एरिया तक लिमिटेड रहता था, ठीक है, स्मॉल स्केल था वो। पार्टनरशिप में अब इतना आपका वो अपग्रेड हो गया कि अब आप मीडियम साइज के बिजनेस कर सकते हो। हाँ, तो ये आपका पार्टनरशिप का हो गया। पार्टनरशिप की सूटेबिलिटी पर आते हैं कि किन किन टाइप के बिजनेसेस में पार्टनरशिप फॉर्म सूटेबल है। जनरली पार्टनरशिप मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए होती है, बट वैसे क्या सूटेबिलिटी है वो देख लेते हैं। जो पहले आपकी दी गई है वो है होलसेल और रिटेल ट्रेड ऑफ लार्ज स्केल, हाँ लार्ज साइज के। होलसेल या रिटेल ट्रेड, जहाँ पर होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड आपने देखा था इन, जैसे कि जो ट्रेड आपका होता है, ट्रेड दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल आपकी कंट्री के अंदर जो होते हैं, जो कंट्री के अंदर होता है। तो कंट्री के अंदर जो ट्रेड होता है वो आपका 3 टाइप का होता है, होलसेल ट्रेड, रिटेल, 2 टाइप का होता है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। तो होलसेल रिटेल वो आपके उस फर्स्ट वीडियो में ही है इसके बारे में। तो होलसेल या रिटेल ट्रेड अगर आप कर रहे हो लार्ज साइज का, तो वो आप पार्टनरशिप के फॉर्म में कर सकते हो। लाइक जिसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी इतनी हो कि हाँ पार्टनर्स अगर मिलके करें देन कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी पूरी। लाइक इसमें दिया है कि कैपिटल रिक्वायर्ड इज, हाँ कैपिटल की रिक्वायरमेंट मतलब कुछ पार्टनर्स अगर कुछ लोग मिलके करेंगे देन वो कैपिटल पूरा हो जाएगा आपके उस बिजनेस को रन करने के लिए। जनरली क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप्स जो होते हैं उसमें होलसेल रिटेल बिजनेस इसलिए नहीं हो पाता है लार्ज साइज वाला, बिकॉज उनमें जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो एक सिंगल पर्सन नहीं दे सकता है। तो जहाँ पे सिंगल पर्सन की कैपेसिटी में नहीं होता है कैपिटल लगाना बिजनेस में, वहाँ पे जो है पार्टनरशिप बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपके हो गया है। देन आपका आता है स्मॉल स्केल एंड मीडियम साइज्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, स्मॉल स्केल एंड मीडियम साइज्ड इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इंडस्ट्रीज में आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, जो आपने इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये वाला काम जो स्मॉल या मीडियम साइज वाला, ठीक है, स्मॉल या मीडियम साइज वाला जो आपका इंडस्ट्रियल वर्क है, बिजनेस है, वो आप पार्टनरशिप के फॉर्म में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट, कैपिटल और मैनेजमेंट स्किल्स मॉडरेट हो, ठीक है, कैपिटल जो लग रहा है उस इंडस्ट्री में वो कम ही नॉर्मल लगे, एंड जो मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़े वो बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब कि कुछ पर्सन्स भी उसको ना कर पाए और ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत पड़े, ऐसा ना हो, एंड कैपिटल भी इतना हो कि हाँ पार्टनर्स मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे तो काम हो जाएगा। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ स्मॉल स्केल वाली या मीडियम साइज जो वर्क कर रही हैं वो इंडस्ट्रीज अगर है देन वो पार्टनरशिप के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करी जा सकती है। कैसे, कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, लाइक आपकी टॉयज़ इंडस्ट्री, स्टेशनरी हो गई, जो आपके एवरीडे आइटम्स होते हैं उनकी इंडस्ट्रीज क्या है, जनरली ऐसे ऑर्गेनाइज पार्टनरशिप के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया सूटेबिलिटी। थर्ड आपकी आती है प्रोफेशनल फर्म्स। प्रोफेशनल कहाँ से आया है, प्रोफेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्लासिफिकेशन में था प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन क्या होता है, पर्सन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड होता है, स्पेशलाइजेशन उसने करी होती है उस पर्टिकुलर फील्ड में, एंड देन वो उसमें काम करता है। लाइक डॉक्टर्स हो गए आपके, लॉयर्स हो गए, सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए। तो प्रोफेशनल फर्म्स तो क्या करते हैं ना, जैसे अगर आप देखो सीए फर्म्स, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फर्म्स सुने होंगे, नहीं सुने तो आप सर्च करोगे तो आ जाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो भी फर्म्स के उसमें ऑर्गेनाइज होते हैं, प्रोफेशनल फर्म होता है उनका। तो ये जनरली पार्टनरशिप के फॉर्म में होते हैं, कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलके, कई सारे नहीं जितनी लिमिट है, मिलके अपना एक फर्म करते हैं, ऑफिस होता है उनका, वो उनके फर्म की तरह रहता है,
तो प्रोफेशनल फर्म्स जो होते हैं वो भी पार्टनरशिप के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करे जा सकते हैं। कौन कौन इन प्रोफेशनल फर्म्स किसके होते हैं? लाइक लॉयर्स फर्म्स में होते हैं, फर्म्स बना सकते हैं। सीएस जो आपके होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स हो गए आपके। तो ये आपके पार्टनरशिप के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने फर्म्स। मतलब किस ओनरशिप स्ट्रक्चर, क्या ओनरशिप स्ट्रक्चर इनके लिए बेटर रहेगी वो बताएगी कि प्रोफेशनल फर्म्स के लिए पार्टनरशिप जो है वो अच्छा स्ट्रक्चर है। कंपनी करने की ज़रूरत नहीं, बहुत हाई लेवल हो जाएगा। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस तो उसमें तो फैमिली के मेम्बर्स है, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं बनता है, तो पार्टनरशिप बहुत अच्छा ऑप्शन है प्रोफेशनल फर्म्स के लिए। देन आपका आता है कमर्शियल सर्विसेज। कमर्शियल सर्विसेज क्या होती हैं? कमर्शियल सर्विसेज, कमर्शियल कहाँ से आया? कॉमर्स से आया। कॉमर्स में क्या था? कॉमर्स की जो ब्रांचेस थी उसमें था ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। तो ये सब क्या थी? ये सर्विसेज ही थी। गुड्स एंड सर्विसेज होते, दो चीज़ होती, गुड्स एंड सर्विसेज। आपके सर्विसेज ही थी, एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दे रहे हो, आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज कर रहे हो, आप वेयर हाउसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे कमर्शियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो अगर आपको कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है लाइक एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज या ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, देन ये सर्विसेज प्रोवाइड भी आप पार्टनरशिप के फॉर्म में कर सकते हो। आप अपने लोगों को पार्टनरशिप मिले, लाइक एडवर्टाइजिंग का है तो आप जो एडवर्टाइजमेंट्स अच्छे से बना लेते हो, आप पूरा ग्रुप, अपना ग्रुप बना लो, एसोसिएशन बना लो, अग्रीमेंट के उस पर अग्रीमेंट करके, और पार्टनरशिप की तरह आप उस एडवर्टाइजमेंट फॉर्म को चलाओ। ठीक है, तो कमर्शियल सर्विसेज अगर आपको प्रोवाइड करनी है, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप से बेटर है। सोलली ये सर्विस प्रोवाइड करने से अच्छा पार्टनरशिप में करो। मतलब सूटेबिलिटी पार्टनरशिप की बताई जा रही है कि इन टाइप के बिजनेसेस में इन टाइप का जो बिजनेस है वो इस ओनरशिप स्ट्रक्चर में किया जा सकता है। सूटेबिलिटी सब में रहेगी आपकी, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी थी। तो सूटेबिलिटी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो अभी इस वीडियो में हमने केवल पार्टनरशिप की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड सूटेबिलिटी देखा है। तो पार्टनरशिप का एक थोड़ा सा आइडिया लग ही गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो पार्टनरशिप है इसका रजिस्ट्रेशन, अग्रीमेंट जो होता है, फॉर्मेशन कैसे बनती है वो देखा जाएगा। उसमें कुछ नए नए टाइप के चीज़ें आएंगी, नई कंडीशंस आएंगी एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। टिल देन ये जो टॉपिक है इसे समझने के लिए आप बुक से एक बार रीड कर लो एंड थोड़े जो इसमें देखिए कई चीज़ें जो आपके पिछले वीडियोस में थी वो भी थी, लाइक अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, नो लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट, पब्लिक जो अकाउंट्स पब्लिश होने हैं वो वाला कॉन्सेप्ट। तो कई चीज़ें आपके रिपीट होती रहेंगी, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, सही रहेगा एंड करते रहिए। बाय बाय।